करते हैं। चलो जी। उम्मीद है आपको ये कॉमन वाला समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। और वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब वीरे में जो सबसे पहले मैं आपको सारी ऑप्शंस दिखा देता हूँ जो जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे फ्रेम बफर है। ये हमारे पास इधर ले आता हूँ इसको सेंटर में। ये कॉमन वाला हमने कर लिया है। कॉमन वाले में हमने जस्ट एस्पेक्ट रेशो, इमेज साइज, और अगर आपने अपनी इमेज को रेंडर होने से पहले सेव करना है तो वो चीज़ हम यूज़र बताएंगे। वीडियो में आगे तो यहाँ फ्रेम बफर है, ग्लोबल स्विचेस हैं, आईपीआर ऑप्शंस हैं। आपकी अगर पुराना वर्जन है तो ये थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, लेकिन होंगी सारी, क्योंकि नए वर्जन में दो तीन ऑप्शंस हैं वो उन्होंने इधर सेटिंग्स में डाल दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑथराइजेशन और अबाउट वीडियो, ये नए वर्जन में उन्होंने सेटिंग्स में डाल दी हैं, और यहाँ जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वो रखी हुई हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से आपने नहीं घबराना। ठीक है, मेन मकसद है कि जो जो सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने उनको देखना है और उसको अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करनी है। मैं पावर पॉइंट वो बंद हो गया था, उसको मैं ओपन करता हूँ लेक्चर को दोबारा। और पहले मैं इन स्लाइड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक दफ़ा जो है ना सारी सेटिंग्स आपको यहाँ करके दिखा दूंगा। ये सेटिंग जो सेटिंग्स करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन वो तब कर सकता है बंदा जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने अपने कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं। ठीक है, अब रेंडर सेटिंग्स में आई होप ये सबको नज़र आ रहा होगा। फ्रेम बफर, सबसे पहली जो हमने चीज़ वीरे में जो हमने करनी है दैट इज़ फ्रेम बफर। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। इन फ्रेम बफर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जैसे अगर हम कुकिंग करते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, एक देचकी चाहिए होती है, या अंडा उबालने के लिए फ्राई पैन, या कुछ इस तरह कोई भी काम करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है। तो रेंडरिंग में जो रेंडर इमेज बनती है वो बनती किस चीज़ के अंदर है, उसको हम फ्रेम बफर कहते हैं। ठीक है, या फ्रेम रेंडर फ्रेम विंडो कहते हैं। दो नाम है इसका, फ्रेम बफर है या रेंडर फ्रेम विंडो। यानी वो विंडो जिसके अंदर रेंडर बनता है उसको हम फ्रेम बफर या रेंडर फ्रेम विंडो कहते हैं। ठीक है, इन फ्रेम बफर वी विल डिसेबल दिस एनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर। ठीक है, आपके पास ये मैक्स पे जब आप इसको फ्रेम बफर की ऑप्शन को नीचे की तरफ यानी इसकी दूसरी ऑप्शंस देखोगे तो ये आपके पास ऑन होगा, अनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, आपने इसको बंद कर देना। ठीक है, ऑन होगा। ये यहाँ से जैसे ये टिक आपको ये हाईलाइटेड में नज़र आ रहा होगा, तो ये जो टिक है आपने इस टिक को बंद कर देना है, यानी इसको अनचेक कर देना है। फ्रेम बफर इज द बॉक्स वेयर फाइनल इमेज इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, मैंने बता दिया। 3D Max and V-Ray both have their own frame buffer. ठीक है, we will use 3D Max frame buffer for the final render. अब इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। अब ये देखो, अ, इन दोनों के अलग अलग फ्रेम बफर हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। रेंडरिंग, अगर आप रेंडरिंग में जाओगे तो वहाँ जाके आप ये देखोगे रेंडर्ड फ्रेम विंडो, ये आपके पास विंडो आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं, ये मैक्स का फ्रेम बफर है, या मैक्स का वो एरिया है जिसके अंदर फाइनल इमेज बनती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप वीरे के ऊपर टैब में देखोगे तो ये वीरे का आ जाएगा। दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, काम इन दोनों का सेम है, लेकिन बस वीरे वालों ने अपना बनाया हुआ है और इसने इन्होंने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके सामने दिखा दिए। जो मैक्स का फ्रेम बफर है वहाँ ये मैक्स का लोगो आ रहा है, जो वीरे का है वहाँ वीरे का लोगो आ रहा है। हमने जो यूज़ करना है वो हमने मैक्स वाला फ्रेम बफर यूज़ करना है। वो आता कहाँ से है मैं वो दोबारा बता देता हूँ, रेंडरिंग और रेंडर फ्रेम विंडो में आके आएगा। ठीक है, तो बाज़ का होता है कि फॉर एग्जांपल आप रेंडर कर रहे हो, आप जब फाइनल रेंडर हुआ है गलती से आपके ये जो रेंडर फ्रेम बफर वाली विंडो है ये बंद हो गई है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अब वो बंद हो गई कहाँ से आएगी।
तो वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी कि आपने रेंडरिंग और रेंडर फ्रेम विंडो में क्लिक करोगे तो वो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी सामने। ठीक है, तो ये सीन है। आगे चलते हैं। ठीक है, और ये मैक्स का ही यूज़ कर रहे हैं। जो मैक्स का फ्रेम बफर है वो आपके, यानी आपकी सिस्टम की जो क्या नाम है, रैम है, उसको यूज़ करता है। आपके सिस्टम की जो भी रैम है, ठीक है, वो उसको यूटिलाइज करके रेंडर करता है। लेकिन जो आपके पास वीरे का फ्रेम बफर है वो आपके सिस्टम के प्रोसेसर को यूज़ करता है। ठीक है, तो ओबियसली प्रोसेसर महंगी चीज़ है, रैम्स सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर, तो हमने अपना ज़्यादा जो रेंडरिंग का लोड है वो प्रोसेसर के ऊपर नहीं डालना, वो हमने डालना है अपनी रैम्स के ऊपर। ठीक है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो ख़राब ना हो। तो इस वजह से हम वीरे का फ्रेम बफर यूज़ नहीं करते, हम मैक्स का फ्रेम बफर यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा पीसी है, जियोन की लेटेस्ट सीरीज़ है, या आपके पास पीसी है कोर i7 8 जनरेशन है, या आपके पास जियोन की लेटेस्ट जनरेशन है, या राइजन का कोई आपके पास सिस्टम है, तो फिर हम उसमें ये जो फ्रेम बफर है वो हम ऑन करके करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास पीसी होता है उसके अंदर यूजुअली हीट, उसको ठंडा करने के लिए प्रोसेसर को पंखा लगा होता है या हीट सिंक लगी होती है, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगर आप प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हो या आपके पास सिस्टम थोड़ा माठा है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको बंद करके मैक्स के वाले उस पर काम कर लो। ठीक है, तो काम दोनों का सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों की आउटपुट सेम है। जस्ट अगर आपका सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है तो आप मैक्स वाला यूज़ कर लो, अगर आपके पास सिस्टम यानी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको ऑन करके कर सकते हो, इसमें कोई यानी उसमें वो नहीं है। और उसके अलावा ये फ्रेम बफर में बस इतना ही है, आपने इसको ओपन करना है, चेक करना है, बंद करना है, ये आपका डिसीजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं मैक्स पे जाता हूँ, रेंडर सेटअप, ठीक है, ये रेंडर सेटअप मेरा ओपन हो रहा है, वीरे पे आया, ये मेरा सबसे पहली ऑप्शन दैट इज़ फ्रेम बफर। मैं इसको क्लिक किया, ये देखो ये ऑन है, इसको मैंने बंद कर देना, दैट्स इट, और इसको बंद कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो लाजमी पता होना चाहिए कि जो फ्रेम मैक्स का ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वीरे का क्यों नहीं यूज़ कर रहे, अगर वीरे का यूज़ करना है तो कब करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगला था दैट इज़ इमेज सैम्पलर, उसके मुताबिक, इस स्लाइड्स के मुताबिक, इन इन इमेज सैम्पल टाइप टाइप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बकेट ऑप्शन, इट डज नॉट स्लो योर सिस्टम। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ इमेज सैम्पलर में, ठीक है, अब यहाँ ये टाइप वाला ये आपके पास ये आ रहा होगा, यहाँ आपने इसको बकेट पे कन्वर्ट करना है। अब इन दोनों में अगेन वही है, जो प्रोग्रेसिव है वो आपके प्रोसेसर को लेता है, बकेट है आपकी रैम्स और प्रोसेसर दोनों को मिल के वो एक कॉम्बिनेशन बना लेता है, जिससे आपकी रैम भी कम यूज़ हो और आपका प्रोसेसर भी कम यूज़ हो। अगर आप सिंपल प्रोग्रेसिव में चल दोगे तो वो प्योरली आपका प्रोसेसर यूज़ करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, आपके सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपके सिस्टम का मदरबोर्ड हीटिंग प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो यूजुअली हम इसको बकेट पे ही रखते हैं। ठीक है, बस ये करना है इसमें। इमेज सैम्पलर में आए, टाइप को प्रोग्रेसिव थी, इसको बकेट कर दिए, दैट्स इट। फ्रेम बफर में ये ऑन था, इसको बंद कर दिया, तो दो ऑप्शंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। ठीक है, इसी तरह छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। आगे आ जाते हैं, इमेज फिल्टर, सेलेक्ट कैटमल रोम, ये मैंने फिल्टर का नाम लिख दिया, एज एन इमेज फिल्टर इट विल गिव यू द शार्प एजेस। ठीक है, शार्प एजेस से क्या मुराद है, मैं आपको एक रेंडर दिखा देता हूँ जो मैंने अपना किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे एक ये रेंडर है, तो ये वाले जो एजेस हैं, जैसे ये कोना है सर्कुलर का, एक सर्कुलर वैनिटी है, इसका ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना, ठीक है, तो वो शार्प है। देखो जिस तरह रियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक जिस तरह हमें नज़र आते हैं वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये सीलिंग जहाँ कनेक्ट हो रही है ये वाला है। ठीक है,
तो हमने इसको कैटमल रोम को फॉर एग्जांपल जो इमेज फ़िल्टर है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वीरे लेंस को फ़िल्टर होता है, आपने इसको ड्रॉप डाउन करना और ये तीसरी ऑप्शन कैटमल रोम की है, ये सेलेक्ट कर लेनी है। दैट्स इट। कोई ये नहीं, कोई चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं है। फ्रेम बफर में ऑन करना है या ऑफ करना है वो आपकी मर्ज़ी है, क्यों करना है वो मैंने बता दिया। इमेज फ़िल्टर में आपने बकेट यूज़ करनी है। बकेट क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि ये रैम और प्रोसेसर दोनों को मिल के कॉम्बिनेशन बना लेती है, वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग मैक्स खुद ही चूज़ कर लेता है। वो आपकी रैम की मेमोरी देखता है, वो आपके प्रोसेसर की मेमोरी देखता है, किसको ज़्यादा यूज़ करना है, किसको कम यूज़ करना है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, वो खुद बना लेता है। ठीक है। और उसके अलावा जो इमेज फ़िल्टर है दैट इज़ कैटमल रोम, ये शार्प एजेस देता है। ठीक है। एरिया, बाद लोग एरिया भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कैटमल रोम यूज़ किया है। रेंडर टाइम भी कम लेता है और आपको एजेस भी शार्प देता है आपके ऑब्जेक्ट के। ठीक है। उसके बाद जो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बकेट इमेज सैम्पलर है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझना है क्या है कि क्यों हम इतनी रखते हैं। ठीक है। तो बकेट इमेज सैम्पलर को देखते हैं। दीज ऑप्शंस आर द बैकबोन फॉर द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें इस चीज़ को। ठीक है। और उसके बाद आप देख लेते हैं, अगर सब डिवीजन बकेट इमेज सैम्पलर में देखोगे तो हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं। एक मिनिमम सब डिव्स हैं, एक मैक्सिमम सब डिव्स हैं और एक नॉइस थ्रेशोल्ड है। ये तीन हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अगर आप इनको समझ लोगे तो आपके लिए सेटिंग करना किसी भी प्रोजेक्ट की बहुत ईजी है। वो मैं बता देता हूँ। मिनिमम सब डिव्स ऑप्शन कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ एजेस। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रेंडर है उसमें जो एजेस हैं, एजेस क्या होती हैं? जो हम लाइन लगाते हैं उसको हम एज भी कहते हैं। ठीक है। स्केचअप में जिस तरह मैंने आपको बताया था, लाइन को एज कहते हैं, मैक्स में भी लाइन को एज कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो फेस आता है, स्केचअप में हम फेस को फेस कहते हैं, 3D मैक्स में उसको हम वर्टेक्स कह देते हैं। ठीक है, या पॉलीगॉन कह देते हैं, सॉरी उसको पॉलीगॉन कहते हैं। और शेप को हम शेप दोनों, 3D शेप वो स्केचअप में भी सेम था, मैक्स में भी सेम था। ठीक है। तो मिनिमम सबडिव्स कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ एजेस, मैक्सिमम सबडिव्स ऑप्शन कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ फेसेस, नॉइस थ्रेशोल्ड कंट्रोल द नॉइस ब्लरनेस इन द इमेज। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं आपको समझाने के लिए एक बॉक्स बनाया मैंने, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके एजेस की क्वालिटी अच्छी आए तो आप किस पैरामीटर के पास जाओगे? यहाँ इमेज बकेट इमेज सैम्पलर में मिनिमम सब डिव्स के बाद। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है और इस तरह छः, टोटल 6 फेस है बॉक्स के, उन फेसेस की क्वालिटी अच्छी आए तो आप किसके पास जाओगे? ये मैक्सिमम सब डिव्स के पास। और नॉइस थ्रेशोल्ड, ये बेसिकली एक ब्लरनेस आती है लाइटिंग की वजह से आपकी इमेज के अंदर, उसको हम कहते हैं नॉइस। ठीक है। आपकी इमेज ना ब्लरनेस, हल्का हल्का ब्लर होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? वो लाइट की वजह से होती है, लाइट की डिस्टॉर्शन या लाइट सही नहीं लग रही होती उस वजह से। तो वो जितना रेंडर नीट एंड क्लीन होगा उतना अच्छा रेंडर समझा जाता है, और जिसमें नॉइस कम से कम हो वो भी रेंडर उतना अच्छा समझा जाता है। तो हमारा मकसद क्या होता है? रेंडर अच्छा हो और उसमें नॉइस कम से कम हो। नॉइस कम से कम हो, लेकिन रेंडर का जो रेंडर होने का टाइम है वो भी कम से कम रहे। ठीक है। ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे रेंडर में बिल्कुल नॉइस ना आए, लेकिन आपका वो एक रेंडर आपके 30-30 40-40 मिनट में हो रहा है, या 3-3 4-4 घंटों में एक रेंडर हो रहा है, तो वो भी नहीं हमको चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमने इसकी एक रेंजेस बनाई हुई है। ठीक है। मैंने आसानी कर दी थी कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि यार ठीक है, मैक्सिमम कितना हम आगे जाएं कि उसके बाद यानी इतना फ़र्क नहीं पड़ता रेंडर सेटिंग्स को, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मिनिमम कितना रखें कि उससे यानी हमारे पास जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, क्लाइंट उसको यानी एक्सेप्ट कर ले अपने ऑर्डर पे। ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दी हैं, ये मैंने आपके लिए यहाँ इसका ब्रेक डाउन कर लिया। फॉर रफ रेंडर सेटिंग यानी आपने एक्सपेरिमेंट करना है अपने मटेरियल से, अपनी उस सारी चीज़ों से।
तो आप मिनिमम सब डिव्स रखोगे एक, मैक्सिमम रखोगे 5 और नॉइस थ्रेश होल्ड को रखोगे 0.01। ठीक है, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा करते जाओगे नॉइस और क्वालिटी उतनी ज़्यादा, क्वालिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, नॉइस उतनी कम होती जाएगी। और इतनी भी ज़्यादा नहीं करनी कि रेंडर टाइम ही 6-6 घंटे में एक रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल रफ रेंडर सेटिंग के लिए 1.5 0.01 और फॉर फाइनल रेंडर मैक्सिमम मिनिमम हमने रखनी है 5। 5 से ज़्यादा नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। 5 से ज़्यादा करेंगे तो क्वालिटी पे इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन रेंडरिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इवन जो हम जो फिल्म्स देखते हैं, आप मार्वल की या डीसी की या कार्टून्स देखते हो, उस पर भी मैक्सिमम सब डिफ 5 रखते हैं, इससे ज़्यादा लोग वो लोग भी नहीं रखते। ठीक है, तो उस लेवल का काम भी वो मैक्सिमम 5 रख रहे हैं। तो मिनिमम आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। यानी रेंज आपको बता दी है 1 से 5। जो फाइबर के काम है, मैं यूजुअली 2 रखता हूँ या 1 रखता हूँ मिनिमम सब डिव्स। ठीक है, और चेंज करता हूँ मैं सिर्फ मैक्सिमम सब डिव्स को, या 5 रखता हूँ या 10 रखता हूँ या 20 रखता हूँ। ठीक है, तो रेंजेस आपको बता दी हैं। मिनिमम की रेंज क्या है, 1 रख सकते हैं या 5, या इन बिटवीन 1 और 5। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी क्या चाहिए आपको, और आप किसके लिए काम कर रहे हो और किसको डिलीवर करना है आपने काम। ठीक है, और डेफिनेटली अगर मैं किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने बाहर बिल बोर्ड्स लगाने होते हैं। तो उसमें मैं मैक्सिमम डिव्स जो सब डिव्स है, मिनिमम सब डिव्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं 5 रख के ही रेंडर करूँगा। मैं उनको 1 पे रेंडर करके नहीं दे सकता, क्योंकि जब उन्होंने पिक्चर को अपने पोस्टर्स पे लगाना तो वो पिक्सेलेट हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, स्मार्टली प्ले करना है, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है कि आप इतनी ही रखनी है। 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी। और मैक्सिमम सब डिव्स हैं वो उसकी जो कम से कम वैल्यू वो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। इन बिटवीन आपके ऊपर आपने क्या रखनी है। ठीक है, नॉइस थ्रेशोल्ड 0.01। और रफ़ के लिए अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, और जब आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, फाइल का आपने मटेरियल कंप्लीट कर लिया, लाइटें, कैमराज, हर चीज़ लगा ली, जस्ट आपने अपनी फाइनल रेंडर चाहिए आपको, तो उसके लिए जो नॉइस थ्रेशोल्ड है दैट वुड बी 0.005। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके अलावा अगला आ जाते हैं। ये चीज़ समझ आ गई है सबको? इमेज फ़िल्टर का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कैटमल रोम रखना है, ये बता दिया है। आगे आ जाते हैं ग्लोबल डीएमसी। चेक लॉक नॉइस पैटर्न, ये ग्लोबल डीएम्स में जाओगे, ये लॉक नॉइस पैटर्न अनचेक होगा, इसको चेक कर देना है। कलर मैपिंग, अगेन इस पे देख लेते हैं। कलर मैपिंग में फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट एक्सपोनेंशियल एज इट वर्क्स फॉर द ओवर एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द इमेज। ठीक है, ओवर एक्सपोज्ड एरिया वो होते हैं जहाँ लाइट इतनी ज़्यादा पड़ रही होती है कि हमें मटेरियल भी सही तरीके से नज़र नहीं आता। ठीक है, टू मच लाइट, या जहाँ लाइटिंग यानी लाइट से डायरेक्ट है। ओवर एक्सपोज्ड एरिया जहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमें जो इमेज का ओरिजिनल टेक्सचर है वो भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल रखना है। गैमा की वैल्यू 2.2 रखनी है। इसके एडवांस में जाके सब पिक्सल और क्लैंप आउटपुट इन दोनों को ऑन करना है। ठीक है, और कैमरा में हमने टाइप को डिफ़ॉल्ट रखना है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वीरे की ये मैं सारी रेटिंग सेटिंग्स में आपको शुरू से बता देता हूँ। आई होप सबको ये नज़र आ रहा होगा। फ्रेम बफर ऑन या ऑफ, दैट्स इट। इन केस हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हम इसको बंद कर देंगे, और हम रफ रेंडर सेटिंग्स कर रहे हैं। ग्लोबल डीएमसी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आईपीआर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज फ़िल्टर में प्रोग्रेसिव था, इसको हमने बकेट कर देना। बकेट इमेज में रफ रेंडर कर रहे हैं तो 1.5 0.05, दैट्स इट। इमेज फ़िल्टर में आए हैं तो कैटमल रोम। ग्लोबल डीएम्स में लॉक नॉइस पैटर्न, इसको क्लिक कर देना है। इन्वायरमेंट में कुछ नहीं करना। कलर मैपिंग में ये देखो, यहाँ से टाइप थी, इसको एक्सपोनेंशियल किया, इसके एडवांस में क्लिक किया,
सब पिक्सल इसको ऑन कर दिया। क्लैंप आउटपुट उन्होंने अरेज कर दी है लेटेस्ट वर्जन में, आपकी वो नज़र आ रही होगी, आपने उसको देख लेना। ठीक है। और कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से टाइप डिफ़ॉल्ट पे होती है, तो आपने उसको ऐसे ही रहने देना है। ये हमारी वीडियो की सेटिंग हो गई है। ठीक है। पहले हमने इमेज का साइज़ दिया है, दूसरे में अब हमने क्या किया है, ये वीडियो की सेटिंग्स कर ली हैं। ये गेम ख़त्म है। ये समझ लो कि आपको रेंडर सेटिंग्स 70% आ गई हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो इधर पढ़ लेते हैं जीआई में, और उसके बाद हमारी रेंडर सेटिंग्स ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक वैसे वीडियो वो में। थोड़ा से कोई क्वेश्चन ही मैं कर रहा था। जी जी हाँ, एक तो ये बता दें कि ये जो सेटिंग्स हमने जितनी की है जी तो जी। हर दफ़ा दोबारा करनी पड़ेगी। और एक और बता दें कि ये जो आखिरी था ग्लोबल डीएनसी, तो हम्म। इसमें सिर्फ लॉक नॉइस पैटर्न चेक रखना है या नीचे यूज लोकल सबटाइटल्स इसको भी चेक करना है? दोनों कर लो। ये पहले ये ऑप्शन दोनों पहले। चेक। हाँ, इस तरह कर लो। ये ब्लू नॉइज सैम्पलिंग, ये एनिमेशन के लिए होती है यूज ज़्यादातर, तो इसको आप बंद कर लो। कर ऑन भी कर लोगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा है, एक तो लॉक हाँ। नॉइस पैटर्न, दूसरा आ रहा है यूज लोकल नहीं सबटाइटल्स, ये नहीं। ब्लू वाला दिया है। नहीं नहीं, आप सिर्फ लॉक नॉइज पैटर्न उसको चेक करना बस। ठीक है। तो क्वेश्चन वन के बार बार करनी पड़ेंगी एक हाँ ही सॉरी, दफा? उसमें ये है कि आप जब फाइल न्यू ओपन करते हो तो आपको ये रेंडर सेटिंग्स करनी पड़ती है। ठीक है। फाइल सेव कर दोगे, एक दफ़ा रेंडर सेटिंग कर दी, फिर सेटिंग सेव हो जाती है। न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू फाइल ओपन करोगे तो न्यू हर दफ़ा नहीं, आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। जी फिर ठीक। एट दी एंड मैं आपको बता भी दूंगा ये सेटिंग्स सेव कैसे होती हैं। वो आपने जो मैंने आपको वो दिया था उसमें लिखा हुआ है, कि ये भी आपको बता दूंगा कि आप सेटिंग सेव करके रख सकते हो। आप चाहते हो कि क्या नाम है, आप ये सेटिंग्स आपको हर बार नहीं करनी पड़ी, आप जस्ट लोड करो और वो खुद ही अप्लाई कर दे, इस तरह भी हो जाता है। वो आपको मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है। मैं यूजली नहीं रखता सेव करके। क्यों? क्योंकि 1 मिनट से कम लगता है इसको रेंडर सेटिंग्स होने पे, लेकिन वो मेरा जो सारा काम जो मेरी सारा काम है, वो जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, वो जब मैं सेटिंग्स करता हूँ मेरे रिवाइज हो जाते हैं, मुझे भूलते नहीं हैं। ठीक है। होती कैसे है मुझे पता है, लेकिन मैं खुद नहीं करता, ताकि चीज़ें मुझे भूले ना। और आप भी अपने तौर पे इसको करके देख सकते हो। ठीक है। सिबगत और मुदस्सिर, आपने वीरे में से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दो। नहीं ठीक है। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं फिर। अब ये रेंडर सेटिंग आ गई हैं हम जीआई पे, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जो लाइटिंग, कोई भी लाइट लगाते हैं, उस लाइटिंग से जो रोशनी पैदा होती है उसको हम कहते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है। यानी लाइटें लगाने से जो हमें रेंडर में चीज़ नज़र आएगी, रेज निकलेंगी, स्ट्राइक्स होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और उससे जो हमें इमेज नज़र आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, प्राइमरी इंजन इरेडियंस मैप, इट वर्क्स ऑन द लाइट striking directly to the object, and secondary engine light caching. ठीक है। Go to advanced button, enable ambient occlusion for modern buildings, set the value। ठीक है। इसका मैं आपको ना पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैक्स के अंदर, कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ताकि अगर आप खुद से पढ़ो तो आपको नज़र आ जाए। ये मैंने क्या किया, एक प्लेन बनाई है, और लेट्स सपोज उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया, कोई एक मटेरियल लगा लेता हूँ वीडियो का, कोई भी। लेट्स सपोज ये मैं ये वाला मटेरियल लगा लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने मटेरियल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए, और ये इसके एजेस ऑन कर लिए मैंने। अब लेट्स सपोज मैं लाइट पे जाता हूँ, वीरे लाइट एक लगाता हूँ, सॉरी, ये वीरे सेलेक्ट किया, ये मैंने लाइट लगाई।
ठीक है, ये देखो आपको लाइट नज़र आ रही होगी। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये एक मैंने छोटा सा सेटअप बनाया है जिसमें मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और एक लाइट लगाई हुई है मैंने, ठीक है। अब अभी स्टैंडर्ड से मैं जाता हूँ, सॉरी ये एज फेसिस था, यहाँ से मैं जाता हूँ फॉसेट पे। यहाँ रियलिस्टिक आता था एक ऑप्शन, एक मिनट। यार यहाँ एक ऑप्शन आती थी, वो मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये अब ये देखो, यहाँ एक मैंने, यार ये फिर जूम वाला आ गया। 9 मिनट रहते हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने लाइट लगाई है, और ये जो लाइट है ये डायरेक्टली आके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से रेज निकलेंगी कुछ, और वो सीधी आगे इस बॉक्स के ऊपर टकराएंगी, ठीक है। तो जो रेज डायरेक्ट टकरानी है इस बॉक्स के ऊपर, उसको कहते हैं हम प्राइमरी रेज, ठीक है। यानी जो एक लाइट सोर्स था, हमने सीलिंग के ऊपर लाइट लगाई, तो लाइट जब आपके पहली दफ़ा किसी चीज़ के ऊपर टकराएगी, उसको कहते हैं हम कि वो है प्राइमरी लाइट्स या प्राइमरी जो उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन। एक मिनट में आपको एक रेंडर खोल के उसमें मतलब ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उधर सही नज़र आ जाएगा आपको। लेट्स सपोज मेरे पास हाँ ये ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। ये मेरे पास एक किचन का रेंडर है जो मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, आप यहाँ गौर करो थोड़ा सा, इस बॉल के ऊपर गौर करो। ये बॉल के ऊपर ये देखो आपके पास शेडो नज़र आ रहे हैं। शेडोज कहाँ बनते हैं, जहाँ आपके पास किसी भी प्राइमरी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती। लेट्स सपोज ये देखो, अब ये ओवन है, इसके नीचे आपको ये ब्लैक एरिया नज़र आ रहा होगा। यहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँच सकी। यहाँ डायरेक्ट लाइट कौन सी पहुँचेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट निकली है, ठीक है। और ठीक है, लेट्स सपोज अगर इसको मैं करता हूँ कि यहाँ से लाइट निकली, ये यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ आके इधर एक रिफ्लेक्शन में आई। इसी तरह अगर इसमें से निकलेंगे, यहाँ लाइट निकली, यहाँ टकरा टकरू के जब इधर आ जाएगी, तो यहाँ आएगी। यहाँ ये डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही, ठीक है। और लेकिन हमें वो चीज़ नज़र आ रही है, वो क्यों कि लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है। ये अपने आप घरों पे भी देखोगे कि फॉर एग्जांपल अगर सोफ़ा है, तो सोफे के नीचे वाली साइड पे आपको डार्क एरिया नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँच रही होती, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो बार बार बाउंस होती है, और फिर वो उस जगह पे पहुँचती है। कम पहुँचती है लेकिन पहुँच जाती है, और वो चीज़ हमें नज़र आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट सोर्स से लाइट निकली, डायरेक्ट एक जगह पर आगे पहुँची, ठीक है। उसको कहते हैं इरेडियंस मैप, यानी उस इस सरफेस की क्वालिटी को, यानी यहाँ से डायरेक्ट लाइट निकली है, डायरेक्ट इधर आग लग रही है, ठीक है। लाइट यहाँ से निकली, डायरेक्ट इस सरफेस पे ऊपर आग लग रही है। तो ये जो सर्विसेज होंगी जहाँ लाइट डायरेक्ट आके लग रही है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल करेगा इरेडियंस मैप, जो आपका प्राइमरी इंजन है। और ऐसी जगह जहाँ लाइट डायरेक्ट नहीं आ रही, जैसे ये जगह है, ये जगह है, ठीक है। ये बॉल के नीचे ये वाली जगह है, ठीक है। आपके हुड के नीचे ये वाली जगह है। यहाँ जहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँच रही, उन यानी इमेज के उस हिस्से की क्वालिटी को कौन कंट्रोल करेगा, लाइट कैशे जो सेकेंडरी इंजन है,
ठीक है, तो अब मैं इसको यानी समराइज़ करता हूँ कि जो आपका प्राइमरी इंजन है वो कंट्रोल करता है उन एरियाज़ की लाइट जहाँ लाइट सोर्स से लाइट निकलने के बाद डायरेक्ट यानी स्ट्राइक करती है। और जो आपका लाइट कैशे है वो ऐसे एरियाज़ को कंट्रोल करता है जहाँ लाइट डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती, वो सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होके आपको वहाँ नज़र आती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई है? ठीक है, यही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ। जबरदस्त हो जी गया, समझ आई, जबरदस्त। ठीक है। समझ आई। हाँ, अब जी ये देखो, ये इसके ऊपर भी आ गया। चलो खैर है, अभी वैसे भी टाइम ख़त्म होने वाला है मीटिंग का। ठीक है, तो ये देखो, ये प्राइमरी रेडियंस मैप, इट वर्क्स ऑन द लाइट स्ट्राइकिंग डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी इंजन लाइट कैशे। ठीक है, गो टू एडवांस बटन, और ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सपोज मैं इधर रेंडरिंग पे आता हूँ। ये क्लियर कैसे होगा यार? सॉरी, ठीक हो गया। असल में मैं खुद पहली दफ़ा यूज़ कर रहा है ये फीचर। रेंडर सेटअप में आए। अब ये देखो, ये हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, यहाँ इसके डिफ़ॉल्ट एडवांस में जाना है, एम्बिएंट कंट्रोल। अगर आप मॉडर्न बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरह मॉडर्न घर होते हैं जिसमें सीधे तो 0.74। यहाँ क्लासिकल, यहाँ अगर आप इंटीरियर पे काम कर रहे हो तो 0.4 इसकी वैल्यू रखनी है आपने। ख़त्म। प्राइमरी इंजन इरेडियंस मैप, सेकेंडरी इंजन लाइट कैशे। इरेडियंस मैप में आए। अब ये देखो करंट प्रीसेट्स, ये ऑप्शंस आपके पास हैं जो हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। आपने जब रफ रेंडर कर रहे हो ना तो लो रखनी है, और जब आपने और क्या नाम है फाइनल रेंडर करना है तो मीडियम एनिमेशन, इससे ऊपर नहीं जाना। क्वालिटी पे इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। मैंने आज तक जितने रेंडर किए हैं वो मीडियम एनिमेशन पे किए हैं, जितने भी फाइबर पे डिलीवर किए हैं, इवन अपनी रियल लाइफ में भी जितने भी किए हैं लोकल कामों में, वो सारे मीडियम एनिमेशन तक किए हैं। ठीक है, तो रफ रेंडर जब आप चेकिंग कर रहे हो अपनी फ़ाइल की तो लो, और जब आप यानी फाइनल रेंडर करना है तो मीडियम एनिमेशन। दैट्स इट, यहाँ और कोई काम नहीं है। लाइट कैशे में आ जाएंगे। जब आपने रफ रेंडर करना है तो 800, और पॉइंट सैंपल साइज 0.001। जब आपने फाइनल करना है तो 1600 और 0.005। ठीक है, ये सेटिंग्स थी, यही मैंने इधर लिखी हुई है। ठीक है, फॉर रफ रेंडर ये देखो, इरेडियंस मैप लो, लाइट कैशे 800 0.01। ठीक है, और इरेडियंस मैप फॉर फाइनल रेंडर मीडियम एनिमेशन 1600 0.005। ठीक है, और ये करते क्या हैं, प्राइमरी इंजन कंट्रोल दोज एरियाज ऑफ द इमेज के जिस पे लाइट आके डायरेक्ट स्ट्राइक करती है। लेकिन जो लाइट कैशे है, अगर आपकी इमेज के वो एरियाज को कंट्रोल करता है कि जहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँच पाती, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ वहाँ से वो वहाँ आ रही होती है। ये समझ आ गई है सबको? ठीक है, बस ये था। और उसके अलावा सेटिंग्स में ऑथराइजेशन को नहीं देखना, अबाउट वीरे को नहीं देखना, कलर मैनेजमेंट को नहीं देखना, इसको भी नहीं देखने की ज़रूरत। सिस्टम्स में आके आपने जस्ट एक चीज़ को देखना है, दैट इज़ डायनामिक मेमोरी लिमिट। ये आपकी बेसिकली रैम है। ठीक है, अगर आपकी रैम कितनी ज़्यादा, आप उधर उतनी वैल्यू ज़्यादा दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 16 GB रैम लगी हुई है लैपटॉप में, और आप चाहते हो कि आपकी कोई एक रैम कंट्रीब्यूट करे रेंडरिंग में, तो आप उसको बता सकते हो मैक्स को। फॉर एग्जांपल मेरे में 16 है, तो मैं हमेशा अपनी रैम का हाफ इधर देता हूँ, इन मल्टीपल ऑफ 1000। अगर 8 GB है तो 8000 दूंगा। अगर 4 GB आपने डेडिकेट करना है, साथ आपने मल्टीटास्किंग करनी है, कोई मॉडल करना है, तो आप इधर 4000 दोगे। ठीक है, तो सिस्टम में जस्ट आपके पास डायनामिक मेमोरी लिमिट का रोल होता है, बाकी सेटिंग्स को आपने देखना भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और एट दी एंड रेंडर एलिमेंट है। ठीक है, तो सिर्फ ये रह गया, और उसके बाद मैं इस रेंडर सेटिंग्स को एक दफ़ा आपके लिए इसको प्रीसेट्स में सेव कैसे करते हैं, ये हम जो नेक्स्ट जो ब्रेक है, ये मीटिंग ख़त्म करके जो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आप लिख के रख लो, जो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा आप उसमें पूछ लेना।
अगली मीटिंग में मिलते हैं। जी सही है।